अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की खेती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। क्षारीय भूमि और क्षारीय जल से प्रभावित क्षेत्रों में बोई गेहूं की फसल का प्रबंधन। पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती और उसमें किए जाने वाले जरूरी कार्य। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बढ़ते रुझान को देखते हुए प्रदेश के बहुत सारे किसान इसे अपना रहे हैं और इनसे काफी मुनाफा भी कमाते हैं। इसी के तहत आज हम किसानों को रंगीन शिमला मिर्च की खेती कैसे करनी है, खेती करते समय कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अमल में लाना है और इसकी खेती करने से किसानों को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, इसी के बारे में जानकारी के लिए आइए आपको मिलवाते हैं करनाल के घरौड़ा में स्थित सब्जी अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्म सिंह से। ईटीवी की टीम पहुंची है घरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में जानने के लिए कि सब्जी की वो कौन सी किस्म है जिससे किसानों को फायदा पहुंच सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि सब्जी की एक किस्म है रंगीन शिमला मिर्च। ये फसल पोली हाउस के अंदर लगाई जाती है। प्रदेश के किसानों की रुचि पोली हाउस लगाने में बीते कुछ दिनों में काफी बढ़ी है। आइए जानते हैं करनाल के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह से कि किस तरह से किसान इस फसल से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर ये जिसमें हम खड़े हैं ये शिमला मिर्च की फसल लगी हुई है। ये सारी कलर्ड कैप्सिकम है। इसका जो लगाने का समय है ये अगस्त का पहला हफ्ता है। यदि इसको पहले हफ्ते तक लगा दिया जाए तो ये 31 मई तक समय पूरा करेगी और ये 9 से 10 महीने की क्रॉप है। इसके अंदर फार्मर को लगभग 6 किलो पर प्लांट के हिसाब से इसकी पैदावार आएगी और लगभग 1 किले में 600 क्विंटल बनती है। ये इसके अंदर क्या है, कलर्ड कैप्सिकम की जो मार्केट है वो दिल्ली में है और इसके अंदर 5-6 कलर हैं, जैसे लाल है, पीला है, संतरी है, चॉकलेट है, ऑरेंज है और ब्लैक है। और इसके साथ साथ ग्रीन है। ग्रीन को तो आप बाहर भी लगा सकते हो, परंतु जो रंगदार है ये सिर्फ अंदर ही लगती है। बड़े शहरों में इस सब्जी की काफी अधिक मांग होती है। अब बात आती है कि किसान इस सब्जी की बुआई और सिंचाई कैसे करें। पहले जो बेड हैं वो बनाई जाती हैं। पोली हाउस के अंदर इसकी मेन खेती की जाती है और ये टपका सिंचाई के द्वारा बहुत कामयाब है। इसके अंदर जो पौधे की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है और लाइन से लाइन की 30 सेंटीमीटर है और 1 एकड़ के अंदर लगभग 12,000 पौधे लगते हैं। और इसको अगस्त के महीने में लगा दिया जाए, उसके बाद इसकी कटाई छटाई का काम चलता रहता है। एक पौधे पे 2 स्टेम लेते हैं और ये लगभग बढ़ता हुआ 3 मीटर तक इसकी हाइट हो जाती है। हरियाणा में पोली हाउस में वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई खेती करने की नई तकनीक का किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। किसान परंपरागत खेती से हटकर इस तकनीक से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। रंगीन शिमला मिर्च के लिए किसान को 1 एकड़ जमीन पर
12,000 पौधों से 600 क्विंटल उत्पादन हो सकता है। इस सब्जी का भाव भी 100 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति किलो तक होता है। जो किसान हैं भाई, इसको यदि लगाना चाहते हैं तो इसकी वो मार्केटिंग दिल्ली करें। दिल्ली या चंडीगढ़ दो ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि जो रंगदार शिमला मिर्च है वो बिकती है, क्योंकि ये सैलेड में है, क्योंकि इसकी सब्जी नहीं बनाई जाती, सैलेड में यूज़ की जाती है। और जो बड़े बड़े जो होटल हैं उसके अंदर इसकी काफ़ी मांग है। जैसे आपका पिज़्ज़ा है और जो भी इंग्लिश फूड है उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो खाद की मात्रा है वो हमने 3 बार में बांटी हुई है। जब ये प्लांट स्टार्टिंग में हम लगाते हैं, उससे जब तक पहली मिर्च नहीं बनती फूल आने के बाद, तब तक की डोज अलग है। और उसके बाद दूसरी जो डोज है फल लगने से और हार्वेस्टिंग तक की डोज अलग है। और तीसरी जब तक एंड तक वो चलती रहती है। हम किसान भाइयों को इसके लिए एक पंपलेट देते हैं ताकि वो इसी हिसाब से इसका प्रयोग कर सकें और खाद की मात्रा दे सकें। इसमें एक हफ्ते में पानी 2 बार दिया जाता है और उस पानी के साथ ही वो खाद है वो साथ में दिया जाता है। हाँ, जिस किसान के पास कम भूमि है उसके लिए पॉली हाउस एक छोटा बना हुआ है जिसको हम वॉकिंग टनल कहते हैं। ये 1 एकड़ में 6 बन सकते हैं। तो यदि उस पर मतलब 1 एकड़ से भी कम है तो उसमें 2 या 3 बना सकता है और उसके अंदर ये बहुत कामयाब है। किसान के सामने एक और चुनौती है कि किसान अपनी तैयार की गई फसल को बाजार में कैसे बेचे। सब्जी तैयार होने के बाद इसकी मार्केटिंग कैसे करें, ये भी किसान के लिए जानना बेहद जरूरी है कि ये सब्जी अंग्रेजी फूड में अधिकतर इस्तेमाल की जाती है और इसकी मांग देश के बड़े बड़े शहरों में होती है। दिल्ली और चंडीगढ़ के 5 सितारा होटल और दूसरे होटलों में इसकी काफी मांग होती है। इसका इस्तेमाल पिज्जा जैसे इंग्लिश फूड में अधिक किया जाता है। किसानों को मैं ये सलाह देता हूँ कि जो आप जीरी और गेहूं की फसल को छोड़कर सब्जी के ऊपर आएँ और उसके अंदर जो इंग्लिश वेजिटेबल है जैसे रंगदार शिमला मिर्च है, इसके लिए वो अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाजार भाव है वो बहुत अच्छा है और इसकी मांग भी बहुत अच्छी है और इससे किसान को अच्छी आमदनी हो सकती है। किसी वैज्ञानिकों की माने तो पॉली हाउस में लगाई गई सब्जियां लोगों के लिए भी सेहतमंद होती हैं। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को सब्जियों की किस्मों की बुआई से लेकर कटाई तक के लिए सभी प्रकार की जानकारी एक इश्तेहार यानी कि पैम्फलेट में भी उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि 6 किलो प्रति पौधा के हिसाब से आती है, 600 क्विंटल फार्मर इसकी पैदावार ले सकता है। और इसका जो बाजार भाव है 50 रुपये से कम तो कभी नहीं आया आज तक। और स्टार्टिंग में 200-250 रुपये केजी रहता है, उसके बाद ज़्यादातर लगभग 100 रुपये केजी के हिसाब से चलता है। यहाँ जो हमारा सेल पॉइंट है इस पर तो सारा साल 100 रुपये के हिसाब से बिकती रहती है। हरियाणा राज्य के कुछ क्षेत्रों में पानी और मिट्टी क्षार की समस्या से ग्रसित हैं और इन क्षेत्रों में जो भी किसान गेहूं की खेती कर रहे हैं उन्हें अपनी फसल में विशेष देखरेख करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो अपनी फसल से अच्छी उपज भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करेंगे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो खारे पानी में गेहूं का जो उत्पादन होता है उसका उत्पादन कम होता है, जिसकी कुछ वजह है क्योंकि हम प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते। प्रबंधन में देखें कि सबसे पहले बात आती है कि खाद प्रबंधन, उर्वरक जिसे कहते हैं, पौधे के पोषक तत्व देने की जो क्षमता है। क्षारीय मृदा और क्षारीय पानी वाले क्षेत्रों में बोई जाने वाली गेहूं की फसल ऊसर के प्रभाव से फसल पीली और कमजोर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इस फसल की वृद्धि और विकास सामान्य मृदा वाली फसल की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में बोई गई गेहूं की फसल से भरपूर उपज लेने के लिए आप किस तरह करेंगे उर्वरकों का प्रयोग, इस पर उचित सुझाव दे रहे हैं
तो गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं में हम देखते हैं कि जो सामान्यतः संस्तुत की जाती है कि हम नाइट्रोजन की मात्रा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं और जो फास्फोरस है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं। इसी तरह से पोटास की जो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा संस्तुत की जाती है। इसी के साथ साथ हम देखें कि सल्फर की भी विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि सल्फर जब ज़मीन में डाला जाएगा तो अन्य पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे कि क्योंकि पीएच जो है कि खारे पानी की वजह से धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो सल्फर की वजह से पीएच कम होता है। तो जिसके लिए हम देखें कि आमतौर पर यदि जिप्सम का उपयोग करते रहें, पानी के साथ भी जिप्सम का उपयोग करें, या खेत की जब तैयारी करते हैं उस समय भी जिप्सम का उपयोग किया जाए 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो ये पोषक तत्वों के हिसाब से विशेष लाभदायी होता है। नाइट्रोजन की और फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है, हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा आपने बुवाई के समय दी होगी। शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 भागों में बराबर बांट करके पहली सिंचाई जैसे आप कर रहे होंगे इस समय या कर दी है, तो इसके बाद में इसकी 1/4 मात्रा का छिड़काव कर दें। शेष 1/4 मात्रा को दूसरा पानी जब आप इसमें लगाएंगे उस समय डाल देना आवश्यक है। गेहूं की फसल में चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं, जो हमारी गेहूं की फसल से उर्वरक और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। इसका विपरीत प्रभाव फसल की बढ़वार और उपज दोनों पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इन हानिकारक खरपतवारों को समय रहते नष्ट कर दिया जाए। तो कैसे करें इन खरपतवारों की रोकथाम? तो इस तरह से हम देखें कि इसमें जो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आपको इसमें जो खरपतवार नाशी जिन्हें हम कहते हैं इनका उपयोग करना है, क्योंकि विभिन्न चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवार इसमें हो जाते हैं। सकरी पत्ती में जैसे जंगली जई है या गेहूं का मामा गुल्ली डंडा जिसे आप कहते हैं, और चौड़ी पत्तियों में हिरणखुरी है और भतुआ है, सेंजी है, पीली है, चाहे वो सफ़ेद है, और जंगली पालक है। इस तरह के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आपको कुछ खरपतवारनाशी का उपयोग करना है, जिसमें हम देखते हैं कि सल्फा सल्फ्यूरान जो दवा आती है उसकी एक 13 ग्राम का पैकेट आता है और 1 एकड़ क्षेत्र के लिए होता है। जब आपकी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाए तो आप इसको छिड़काव करें लगभग 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के लिए। इससे पूर्णतः नियंत्रण हो सकते हैं। या केवल सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उसमें आइसोप्रोटूरान दवा जो आती है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर जब आप गेहूं की फसल 35 से 40 दिन की हो रही हो तो आप छिड़काव किया जा सकता है और खरपतवारों से नियंत्रण किया जा सकता है। यदि केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो हम देखें कि 2,4-D की जो मात्रा है 625 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका गेहूं की फसल जब आपकी 30 से 35 दिन की हो रही हो तो छिड़काव करके नियंत्रण कर सकते हैं। किसी भी फसल के वृद्धि और विकास में जल प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए क्षारीय पानी और क्षारीय मृदा वाले क्षेत्रों में हमारे किसान भाई सिंचाई जल का प्रयोग किस तरह करें जिससे उनकी फसल की बढ़वार ठीक प्रकार से हो सके और फसल से अच्छी उपज भी मिल सके। हम देखते हैं कि आमतौर पर पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान भाई कभी कभी बार बार खारे पानी का उपयोग करते रहते हैं सिंचाई के लिए। ये इसके उत्पादन के हिसाब से ठीक नहीं है। यदि जहाँ तक संभव हो तो खारा पानी और दूसरा मीठा पानी या जिसे शुद्ध पानी कहते हैं उसकी दोनों बराबर मात्राएं सिंचाई के जल में जो भी आप नाली या जिससे लगाते हैं उसमें उपयोग की जाएं तो निश्चित तौर से आपका उत्पादन बढ़ेगा और खारे पानी का प्रभाव फसल पर जो विपरीत प्रभाव होता है वो कम होगा। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो आप एकांतर क्रम में लगा सकते हैं। पहले शुद्ध साफ पानी से सिंचाई करें, क्योंकि पहले पानी में जहाँ तक संभव हो खारे पानी का उपयोग न करें, क्योंकि फसल बहुत छोटी होती है जिसे सीडलिंग अवस्था कहते हैं अंकुरण के बाद की, और ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो इस समय जहाँ तक संभव हो शुद्ध या फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं उससे सिंचाई करें और अगली सिंचाई में आप खारे पानी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फसल फिर उसको सहन करने की इसमें क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से पोषक तत्व, खरपतवार प्रबंधन और जल प्रबंधन का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से खारे पानी की दशा में भी आप अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है।
देखा आपने? इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। फूलों की बढ़ती मांग के कारण बहुत सारे किसान पॉली हाउस में डच रोज की खेती कर रहे हैं और फूलों के अच्छे उत्पादन के लिए फसल में जरूरी कार्यों को सही समय पर करना बहुत ही आवश्यक होता है। इन महत्वपूर्ण कार्यों को फसल में किस प्रकार से संपादित करना है, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान हरिओम श्रीवास्तव। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो गुलाब की खेती करते हैं या कट फ्लावर की खेती करते हैं, मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें कर रहा हूँ। तो इसकी देखभाल कैसे की जाए मैं आपको बताता हूँ। तो किसान भाई हम सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार की। सबसे पहले हमको ये करना है कि अपनी जो खरपतवार है वो अपने हाथों से पूरे पॉली हाउस या खेत की पूरी निकालना है। अगर इनको अपन समय समय पे देख के अगर निकालते रहेंगे तो अपना पौधा लंबे समय तक स्वच्छ और सुरक्षित रहा आएगा। इसमें अपना दूसरा प्रमुख कार्य है सिंचाई। अपने पास पूरा अपन सिंचाई ड्रिप्स द्वारा देते हैं। अपने को लग रहा है कि अगर पानी की कमी है तो अपन तुरंत ड्रिप सिस्टम चालू करके पानी दे सकते हैं, और इतना अधिक भी नहीं देना है कि पानी यहाँ वहाँ गिरने लगे या फैलने लगे। सिर्फ जितनी पौधे को मात्रा पानी की जरूरत है सिर्फ उतना ही पानी अपने को देना है। इसमें जो हम खाद या फर्टिगेशन वगैरह देते हैं उसमें हमारा पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया और FEDDA हो गया, जो कि हमारा अलग अलग शेड्यूल में बना हुआ है। हम जैसे 1 एकड़ के लिए देते हैं तो जैसे हमारा 3 किलो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट हो गया और 10 ग्राम अपना FEDD हो गया। ये तीनों सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो तीनों को मिलाकर हम 20 लीटर पानी में आधे घंटे में वेंचुरी से देते हैं, जो कि काफ़ी होता है पौधों के लिए। इसके साथ ही अपने किसान भाई जो ऑर्गेनिक वगैरह देना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक हो गया या बर्मी हो गया, उसके साथ ट्राइकोडर्मा मिला के अपन क्यारियों में या बेडों पे दे सकते हैं, जिससे पौधा अपना और मजबूत और स्टिक बढ़िया आती है, अपना फ्लावर बढ़िया आएगा। अब हम लोगों ने जैसा किया था कि 5 टन बर्मी मिला के ट्राइकोडर्मा मिला के दोनों को उसको 2000 स्क्वायर मीटर में डलवाया हो तो काफ़ी अच्छा हमारा प्लांट्स और स्टिक अच्छा निकल रहा है। अब बात करते हैं अपन फसल सुरक्षा की। इसमें 2 प्रकार की बीमारियां अधिक पाई जाती हैं, माइट्स और थ्रिप्स, जो कि अपन पत्तियां सिकुड़ती हैं उसमें, तो अपन आंखों से देख के भी देख सकते हैं कि इसमें माइट्स का प्रॉब्लम है या थ्रिप्स का प्रॉब्लम है। माइट्स लगेगी तो वो ऊपर की तरफ होगा पत्तियां, और अगर थ्रिप्स लगेगा तो वो नीचे की तरफ झुक जाएंगी। इससे क्या होता है कि जो अपना फूल निकलता है, कलियां निकलती हैं, बहुत टेढ़ी मेढ़ी या अधखिली टाइप की निकलती हैं, जो कि मतलब एक तरफ से बेकार ही मानी जाएंगी, जो कि मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहती उनकी। में आप इनको बचाने के लिए पर ml 1 ml नीम तेल पानी में मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कीटनाशक या जो आते हैं बाजार में या अन्य कृषक वैज्ञानिकों से आप अपनी राय लेके उनसे पूछ के आप अपने ज़रूरत के अनुसार आप उसमें फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसमें जो रोग आते हैं वो फफूंदी रोग आते हैं, जैसे कि पाउडरी हो गया या डाउनी हो गया, जिसको अपन रोकने के लिए सल्फर वगैरह है 2 ग्राम पर लीटर मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इन रोगों से सुरक्षा के लिए अपना जैसे बाविस्टिन हो गया या Z78 हो गया, इनको पर 1 ग्राम पर लीटर में मिलाकर हर 15 दिन में अपने को स्प्रे करते रहना चाहिए, ताकि अपना पौधा बिल्कुल सुरक्षित हो, रोग रहित हो। दोस्तों, जैसा कि हरिओम श्रीवास्तव जी ने अभी आपको काफ़ी जानकारियाँ दी इस गुलाब की खेती से रिलेटेड। गुलाब में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कल्चरल प्रैक्टिसेस अपने को अप्लाई करनी होती हैं, जो कि समय समय पर अपने को उनका एप्लीकेशन देना पड़ता है। जैसे गुलाब में सबसे मेन चीज़ है बैंडिंग। जिस समय गुलाब की लागत की जाती है उसके बाद गुलाब में 5 पत्ते आते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें जो ग्राफ्टेड प्लांट है, ग्राफ्टेड जो उसकी स्टेम होती है उसको उसके तने के पास से बैंड करना होता है। ये देखिए, इसमें जैसे ये इधर से इनमें पकड़ा हुआ है, इसको पात साइड पे जो एक हल्की स्टेम है उसको आपको पात के अंदर साइड झुका देना है। इससे होता यह है कि जो आपका पौधे में एक तो पत्तियां बनी रहती हैं
उसमें क्योंकि ये कमजोर बड है, ये आगे चल के इसमें फूल नहीं आएगा, फूल आएगा भी तो कमजोर आएगा। लेकिन इसको मोड़ने के बाद अगर इसमें से जो मेन हमारा सूट है उससे निकलेगा जो सूट, वो काफी मजबूत आएगा, हेल्दी आएगा, उसमें सुंदरता फूल में आएगी और फूल में स्टेम है अपने को जिस प्रकार से चाहिए मार्केट के हिसाब से वो आएगी। दूसरा इसमें सबसे मेन चीज है कि इसकी डिसबडिंग करना, तो ये इधर पे कट करने के बाद ये अलग अलग स्टेम आएंगे इसकी। इसमें होगा ये कि भविष्य में चल के इसमें पत्ते आने लगेंगे जो कि अनवांटेड है, अपने को नहीं चाहिए है। इससे स्टेम क्या है कि कमजोर होगी, तो इसको हमको समय समय पे निकालते रहना है, इसको डिसबडिंग बोलते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन। जैसा कि नाम से लोग समझते हैं, स्वच्छ दूध का मतलब दूध साफ देखने में होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की बाहरी गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वच्छ दूध का तात्पर्य वैसा दूध से है जो कि जब किसी पशु या इंसान के शरीर में जब उसको ग्रहण किया जाए तो उसके स्वास्थ्य में जो है वृद्धि हो और जो है स्वास्थ्य बने। तो स्वच्छ दूध जो है वो न सिर्फ बाहरी गंदगी से दूर होना चाहिए, स्वच्छ दूध में जो है बैक्टीरिया का संख्या और जो भी प्रदूषण है उसकी संख्या जो है कम होनी चाहिए। बैक्टीरियल काउंट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्वच्छ दूध के लिए। और स्वच्छ दूध उत्पादन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि जो दूध दूहने वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो वो अपना हाथ को साफ कर ले, साबुन से धो ले, उसके बाद ही थन को पकड़े और दूध दूहने से पहले थन को भी और उस बाट को भी अच्छी तरीके से पानी से धो लेने चाहिए। और इसके बाद दूध दूहने का जो बर्तन होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस स्वच्छ दूध उत्पादन में। दूध दूहने का बर्तन को हमेशा जो है साफ बर्तन में ही दूध दूहे। बर्तन को हमेशा जो पाउडर होता है उसमें डिटर्जेंट पाउडर उससे साफ़ करें। बहुत लोग छाई का प्रयोग करते हैं या राख का प्रयोग करते हैं, जिसका अवशेष बच जाता है तो वो दूध को जो है प्रभावित करता है, दूध का क्वालिटी इससे ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करें और बाल्टी को अच्छे तरीके से धो लें पहले। और दूध दूहने का जो सही तरीका है अर्थात फुल हैंड मिल्किंग है, पूरे हथेली के द्वारा दूध दूहना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति दूध दूह रहे हैं उन्हें अपने बालों को जो है किसी सफ़ेद कपड़े या कोई पगड़ी से जो है बांध लेनी चाहिए ताकि बाल टूटकर दूध में ना गिरे। उसके बाद दूध दूहते ही एक दूसरे बर्तन जो बड़ा छोटे मुंह वाला होता है और नीचे का उसका जो पेंदी होता है वो बड़ा होता है,
उस बर्तन में तत्काल उसको डाल देना चाहिए और उसका ढक्कन लगा देना चाहिए। दूध धोने में और भी कुछ बातें ध्यान देना आवश्यक है कि दूध जो है 7 से 8 मिनट के अंदर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन होता है, जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है पशु के शरीर में जो है आता है दूध दूहने के दौरान, वो 7 से 8 मिनट तक ही उसका असर जो है काफ़ी तेज़ होता है। उसके बाद क्रमशः उसका प्रभाव जो है घटते चला जाता है। और दूध दूहते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है अगर तेज़ हवा चल रहा हो या आंधी उठ रहा हो तो उस समय दूध दोहन का नहीं कार्य करें जो है, और स्वच्छ वातावरण में ही दूध पशु का निकालें। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लहसुन की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप और उनका नियंत्रण। अधिक पैदावार के लिए मक्का की फसल का उचित प्रबंधन। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिखिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।